हेलो इन्वेस्टर। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के साथ साथ शहरीकरण का भी विकास बहुत तेजी से हो रहा है और इस तेजी में रेडी टू कुक और रेडी टू ईट सेगमेंट का भी मार्केट बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। अगर हम डेटा की बात करें तो 2024 में ये मार्केट सिर्फ 46,000 करोड़ का था और ऐसा अनुमानित है कि 2033 तक 96,000 करोड़ का ये मार्केट होने जा रहा है। वहीं इंडियन मसालों और स्पाइसेस की बात करें तो 2024 में ये मार्केट 1,23,000 करोड़ के अराउंड था और 2033 तक यह अनुमानित है कि 2,08,000 करोड़ का हो जाएगा। इसका मतलब साफ है कि इस इंडिया की कंजप्शन स्टोरी का बूम अगले दशक तक आने जा रहा है। इसी ग्रोथ स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए एमटीआर इंडिया इस सेगमेंट की कंपनी है जो कि 1667 करोड़ का अपना आईपीओ लेके आ रही है। तो चलिए जानते हैं कि हमारा पैसा इस आईपीओ में बनेगा कि नहीं। तो चलिए इन्वेस्टर शुरू करते हैं शुरुआत से। सबसे पहले आईपीओ की डिटेल्स को जानते हैं। तो ये आईपीओ अक्टूबर 29 को आ रहा है और अक्टूबर 31 को क्लोज हो रहा है। वहीं इसकी लिस्टिंग डेट नवंबर 6 को रहने वाली है। इशू प्राइस बैंड 695 से 730 पर शेयर का है और लॉट साइज 20 शेयर है। टोटल इशू साइज जो है 1667.54 करोड़ का हो रहा है। लिस्टिंग इसकी एनएसई और बीएसई दोनों में ही होगी। ये कंप्लीट ऑफर फॉर सेल है, यानी पुराने इन्वेस्टर जो हैं इससे अपना शेयर डाइल्यूट कर रहे हैं। और हमें कितना पड़ेगा एक इन्वेस्टमेंट का? हमें मिनिमम अमाउंट पड़ेगा 14,600 एक लॉट का। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो जैसा हमने बात किया, ये कंपनी के जो पुराने इन्वेस्टर हैं ओर्कला एशिया पैसिफिक लिमिटेड, जो इसके एक्चुअली में पेरेंट कंपनी भी है, वो कंपनी इसमें अपना मेजर स्टेक बेच रही है। लेकिन मेजर स्टेक बेच नहीं, कंट्रोलिंग शेयर इन्हीं के पास है। वहीं जो दूसरे इन्वेस्टर हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर नवास और फिरोज, इनके 5% के अराउंड में पहले था और अब ये उसमें से कुछ पोर्शन डाइल्यूट कर रहे हैं। वहीं कंपनी के प्रोफाइल को हम देखें तो ओर्कला इंडिया लिमिटेड, फॉर्मली जो एमटीआर फूड्स के नाम से फेमस है इंडिया में, 1996 में बेंगलुरु में फाउंडेड हुई थी। प्रमोटर की बैकग्राउंड करें तो ओर्कला ऐसा जो नॉर्वे की कंपनी है, 100 सालों का इनका शानदार तरीके का एफएमसीजी मार्केट में एक्सपीरियंस है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें एमटीआर इंडिया का तो इसमें स्पाइसेस, मसाले, रेडी टू कुक मिक्सेस, रेडी टू ईट, ब्रेकफास्ट प्रोडक्ट, पिकल्स, ट्रेडिशनल स्नैक्स, ये सारे हैं। की ब्रांड इनका एमटीआर है। ईस्टर्न रसोई, मैजिक, ये सारे के सारे हैं। मार्केट रीच कहें तो स्ट्रॉन्ग इनका डोमेस्टिक प्रेजेंट है, उसके साथ साथ 40+ कंट्रीज में ये एक्सपोर्ट भी कर रही हैं अपना मार्केट। चलिए एक नज़र डालते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो फाइनेंशियल हम देखेंगे तो टोटल इनकम इनका कंटिन्यूस ग्रोथ ही कर रहा है। 23, 24 और 25 तीनों ईयर में लगातार ग्रोथ है। वहीं इबिटा में भी ग्रोथ है, 312 से ये 396 करोड़ के आसपास पहुंचे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 339 करोड़ था, ये हल्का सा डाइल्यूट थोड़ा सा कम हुआ है। वहीं नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ में भी इंक्रीमेंट हुआ है। टोटल बोरोइंग इनकी नील है। अगर रेवेन्यू ग्रोथ का परसेंटेज वाइज इंक्रीजमेंट देखें पिछले साल की तुलना में तो 3% का और प्रॉफिट में 13% का ग्रोथ हुआ है। वहीं डेट इक्विटी 0 है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 13.8% के अराउंड में है। पीर कंपनी से के एनालिसिस के बारे में अगर हम देखें तो 1 मिनट के लिए आप डेटा पे नज़र डालें। ये कंपनी जो है पी जो इसका रेशियो निकल के आ रहा है वो 31.68 पोस्ट आईपीओ निकल के आ रहा है। रेवेन्यू में अगर देखें तो बाकी एफएमसीजी कंपनियों की तुलना में ये छोटी है, लेकिन इसका डायरेक्ट कंपटीशन जो है टाटा कंज्यूमर फूड्स के साथ है, जिसका 17,000 करोड़ का मार्केट है और 85 का पी लेके आ रहे हैं ये। बाकी कंपनियों का भी अगर पी देखेंगे तो ओर्कला जो हमारी ओरिजिनली एमटीआर इंडिया है वो उसका पी काफ़ी कम है। वहीं बात करें बाकी कंपनियों का तो उनका पी 50 से ज़्यादा ही है। सबका किसी एक का भी कंपनी का पी कम नहीं है। कंपनी के इबिटा अगर हम अपनी कंपनी की बात करें जिसका आईपीओ आ रहा है तो इबिटा मार्जिन 16.6% और आरओसीई 32.7%, जो स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी और ऑपरेशन दोनों को दिखा रहा है, जो इस पी को जस्टिफाई भी कर रहा है। डेट फ्री कैपिटल स्ट्रक्चर है और स्टेडी रेवेन्यू ग्रोथ है। इसकी वजह से इसका वैल्यूएशन कंजर्वेटिव लेकिन ग्रोथ ओरिएंटेड लग रहा है। मेजर इंडिया एफएमसीजी पी जैसे टाटा कंज्यूमर हुआ, इसका पी 86x मतलब 86 है।
वहीं नेशनल इंडिया 82, ब्रिटानिया 66, डाबर 55, ये सारे प्रीमियम सेक्टर में ट्रेड कर रहे हैं। ओखला इंडिया का मार्जिन प्रोफाइल, डेट फ्री स्टेटस और ग्रोथ विजिबिलिटी को देखते हुए इन्होंने कंजर्वेटिव और बिल्कुल फेयर वैल्यूएशन रखा है। अगर इस हिसाब से देखें तो इसका ना लोअर डिस्काउंट के हिसाब से और अपर डिस्काउंट के हिसाब से 37 से 45 के अराउंड में इसका बन रहा है किसी भी हिसाब से पी। अब अगर हम प्री आईपीओ मैट्रिक्स की बात करें तो इसका ईपीएस 18.67 और पोस्ट आईपीओ ईपीएस 23। वहीं पी रेशियो की बात करें तो प्री आईपीओ 39 और पोस्ट आईपीओ 31 हो रहा है। और हमारी जो कैलकुलेशन है उस हिसाब से जो पी रेंज आ रही है वो 37 से 45 के बीच में आ रही है, और उस हिसाब से फेयर वैल्यू 851 से 1035 के बीच में हो रही है। तो ग्रे मार्केट तो इसको पक्का जस्टिफाई कर रहा होगा। चलिए ग्रे मार्केट में देखते हैं। ग्रे मार्केट में इसका जो जीएमपी अभी चल रहा है 162 के अराउंड में चल रहा है, और वहीं उस हिसाब से लिस्टिंग इसके 892 जो हमारा रेंज था उसी के बीच में ही आ रही है। चलिए देखते हैं इस कंपनी के स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में। तो सबसे पहले नजर हम डालते हैं स्ट्रेंथ पे। तो स्ट्रेंथ में अगर हम देखें तो ओखला इंडिया का पॉपुलर ब्रांड एमटीआर और ईस्टर्न की स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू और डीप रूटेड कंज्यूमर लॉयल्टी है। स्पेशली साउथ इंडिया में ये एमटीआर सांबर, एमटीआर के इडली डोसा, ये सारे कुछ आते हैं, रेडी टू कुक आते हैं ये सारे के सारे, और हमारे और आपके घरों में भी कभी ना कभी इसका यूज हुआ होगा। कंपनी के पास डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जिसमें स्पाइसेस के अलावा रेडी टू ईट और रेडी टू कुक, जैसा हमने अभी बात किया, वो सारे प्रेजेंस हैं और जो कि ग्रोथ को सपोर्ट भी कर रहा है। कंपनी जीरो डेट है जिसकी वजह से फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी हाई है और फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट के लिए स्कोप भी इसका हो रहा है। वहीं स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट प्रेजेंस है जो कि इसके इंटायर रेवेन्यू का 20% के अराउंड में है, और ये दिखा रहा है कि हाँ, कंपनी केवल इंडियन मार्केट पे ही डिपेंडेंट नहीं कर रही है। वहीं अगर वीकनेस की बात करें तो रीजनल कंसंट्रेशन है, जैसा हमने बात किया था साउथ इंडिया में ये ज़्यादा फेमस है, हर जगह ये लगभग लगभग मौजूद है साउथ इंडिया में। वहीं अगर हम ये देखें कि कंपनी का स्केल अभी कंपटीटर जैसे टाटा कंज्यूमर से काफ़ी छोटा है। कंपनी जहाँ टाटा मोटर की बात करो, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट 85 के पी पे का काम कर रही है, ये इस वैल्यूएशन के हिसाब से सिर्फ 31 के पी पे ही कर रही है। नेशनल लेवल पे ब्रांड अवेयरनेस भी कमी है। नॉर्थ इंडिया में तो इसकी प्रेजेंस ना के बराबर लगभग में है, बहुत ही कम जगह पे। ऑनलाइन चैनल में तो लगभग हो रही है, लेकिन ऑफलाइन में तो ना के बराबर है। तो कंपनी की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है? जैसा जो इसके वीकनेस है वही इसकी अपॉर्चुनिटी है। पैन इंडिया में इसको एक्सपेंशन का बड़ा स्कोप है, स्पेशली मॉडर्न ट्रेड और ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स के चैनल पे। इंडियन स्पाइसेस और कन्वीनियंस फूड मार्केट रैपिड ग्रोथ देख रहा है और ब्रांडेड स्पाइस का शेयर तो बढ़ ही रहा है दिन पे दिन। न्यू प्रोडक्ट इन्वेशन जैसे अर्बन लाइफस्टाइल के लिए क्विक ब्रेकफास्ट ऑप्शन या न्यूट्रिशन स्नैक में एंट्री की इसकी संभावना पूरी तरह से है। ग्रोइंग एक्सपोर्ट डिमांड है, कंट्री जैसे मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका में प्रेजेंस एक्सपेंड ये कर सकते हैं। वहीं अगर कंपनी के थ्रेड्स के बारे में देखें तो एफएमसीजी और स्पाइसेस सेगमेंट में ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एवरेज, एमडीएस, टाटा कंज्यूमर जैसे बड़े प्लेयर ऑलरेडी काम कर रहे हैं और उनके साथ compete करना इनके लिए बहुत चैलेंजिंग होगा। रॉ मटेरियल प्राइस की वॉलेटिलिटी है क्योंकि ये कमोडिटी सेगमेंट में आता है और कमोडिटी सेगमेंट बहुत ही साइक्लिकल होती है, इस वजह से इसका फ्लक्चुएशन बहुत हाई है। इकोनॉमिक स्लोडाउन या कंज्यूमर डिमांड में गिरावट से ग्रोथ और टारगेट दोनों ही नेगेटिव हो सकते हैं। साथ ही साथ रेगुलेटरी में अगर किसी तरह का चेंज आया इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो इनका जो 20% का रेवेन्यू है वो डिप हो सकता है। अगर हम पूरी तरह से कंक्लूजन में देखें तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माना जा सकता है, पर आप ना अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर कर लेना और जीएमपी पे ध्यान देना कि लास्ट डे इसका जीएमपी कितना होने वाला है, उसी के बाद इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं ये डिसाइड करना। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।